महाराष्ट्र के रण में उतरे सीएम योगी ने चुनाव प्रचार को धार देते हुए बटेंगे तो कटेंगे के नारे को शिवाजी बनाम औरंगजेब से जोड़कर नई सियासत को हवा दी है। एक बार फिर से सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि हम एक हैं तो नेक हैं, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने महाअघाड़ी पर भी महाअनाड़ी वाला तंज कसा। जहां तक चुनाव में कटने बटने के नारे का सवाल है, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। तो एक बार फिर से सीएम योगी ने महाराष्ट्र में भी ये संदेश दिया है, कटने बटने का नारा फिर से दोहराया है। सीएम योगी ने इस नारे में एकता की बात कही है। शिवाजी और औरंगजेब का जिक्र भी उन्होंने किया है। बताते हैं कि सीएम योगी का नारा हर मुद्दे में फिट बैठ रहा है। इसे जातियों की सियासत के कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है। नारे में हिंदू वोट में ध्रुवीकरण का संकेत भी है। बार महायुति गठबंधन को विजयी बना के भेजेंगे। वंदे जय श्री राम। बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के रण में हुंकार क्या भरी, यहां भी सियासी पारा चरम पर पहुंच गया। सीएम योगी ने मुस्लिम बहुल वाशिम इलाके में अपनी पहली रैली की शुरुआत की और शिवाजी बनाम औरंगजेब का वैचारिक मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की विचारधारा को तेज धार दी। सीएम योगी ने कहा कि शिवाजी ने देश को एकजुट किया और उन्हीं की प्रेरणा से हमें एक रहना है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। सीएम योगी ने महाराष्ट्र चुनाव में लड़ रहे दो महागठबंधन की तुलना भी की और कहा कि एक महाअघाड़ी गठबंधन है जिसे महाअनाड़ी गठबंधन मानता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे राष्ट्र की चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो। सीएम योगी ने कांग्रेस पर वार करते हुए बताया कि आतंकवाद का दंश कांग्रेस की देन है, लेकिन आज कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और दफन कर दी गई। इस दौरान सीएम योगी ने एक वाकया भी बताया और कहा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक मौलवी मुझे मिला, उसने मुझे राम राम कहा। जो लोग साथ खड़े थे वो भौचक हो गए। मैंने कहा भौचक मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। मैं कश्मीर के चुनाव में गया था। चुनाव के दौरान जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पे उतरा, मौसम थोड़ा वहां खराब था। मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एक मौलवी मुझे मिले, वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं किसको कह रहे हैं। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई ये तो मौलवी है और मुझे राम राम क्यों कह रहा है। तो वहां पे एक जवान था, मैंने कहा भाई ये मौलवी क्या मुझे कह रहा है। कहा हाँ। तो एयरपोर्ट के अधिकारी भौचक थे। मैंने कहा भी नहीं, भौचक मत हो रही है, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के साथ साथ वो दूसरे मुद्दों को लेकर भी उपचुनाव में जनता के बीच जाएंगे। अखिलेश यादव ने जमीनों की खरीद फरोख्त को बड़ा मुद्दा बताया। इधर बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एजेंडे पर पलटवार कर दिया।
उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो जमीनों की खरीद में कथित गड़बड़ियों पर खास फोकस करेगी। इसके साथ ही इस उपचुनाव में भ्रष्टाचार, खाद्य संकट, कानून व्यवस्था, संविधान और बेरोजगारी उसके प्रचार के मुख्य मुद्दों में शामिल रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को गाजियाबाद में समर्थकों की बैठक के जरिए पूरे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं को सियासी संदेश देने का प्रयास भी किया। क्या गलत बताया उस पत्रकार साथी ने? अगर बीजेपी को ये लगता है, अगर बीजेपी के नेताओं को ये लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, झूठी खबर चलाई जा रही है, तो रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्रियां क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही हैं? अगर उनको लगता है वो पत्रकार या विपक्ष उन पे आरोप लगा रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रजिस्ट्री ऑफिस की पूरी जानकारी जनता के बीच में रख दें, और केवल गाजियाबाद की न रखें, लखनऊ की भी रख दें, अयोध्या की भी रख दें, तो पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है। अगर कोई आज सबसे बड़ा भूमाफिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया और कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। गाजियाबाद की चिंता छोड़िए, करहल बचाइए। वहां आपकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता परिवारवाद के खिलाफ विद्रोह पर उतारू हैं। अखिलेश यादव का बयान मुंगेरी लाल के हसीन सपने से अधिक कुछ नहीं है। गाजियाबाद की चिंता छोड़िए अखिलेश जी, करहल पर विचार करिए, जहां आपके नेता और आपके मतदाता विद्रोह पर उतारू हैं। जिस तरीके से परिवारवाद की पराकाष्ठा कर गए हैं करहल में, मैनपुरी में, कन्नौज में, उससे आपको वहां के मतदाता पटखनी देने को तैयार हैं। अग्निवीर, किसान आंदोलन, ये जो मुद्दों का भ्रमजाल लेकर आप आए हैं, इस पर हरियाणा में आपके राजनीतिक मालिक राहुल गांधी चुनाव लड़कर मुंह की खा चुके हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के आए रिजल्ट के बाद समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ अपने मुद्दों को और विस्तार देना चाहती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर से वो अपनी मजबूती का एहसास कराए, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अब कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है। अभी ये बाई इलेक्शन जो है, ये माने जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं, क्या जनता का मूड वैसे ही है या थोड़ा बदलाव हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है। वजह ये है कि 2027 के पहले ये मिनी आम चुनाव जैसा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जगह सीटें फैली हुई हैं और वहाँ चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसानों को, नौजवानों को जोड़ने की फिर से वही कोशिश कर रही है। पीडीए उनका कॉन्सेप्ट है ही है। यूपी की सत्ता से बाहर रहने वाली समाजवादी पार्टी को अब सख्त जरूरत है जीत की, जिसके लिए जमीन पर रिसर्च कर जनता के बीच मुद्दों को उठाकर सपा सीटों में इजाफा करना चाह रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बात साफ कर दी है कि उनका ये एजेंडा उपचुनाव को लेकर थोड़ा अलग रहेगा। एक तरफ जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को मुख्य मुद्दा बनाया था, इस बार समाजवादी पार्टी न सिर्फ ज़मीनों के खरीद फरोख्त को बड़ा मुद्दा बनाएगी, बल्कि खाद से लेकर के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को भी मुद्दा बनाने वाली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इन मुद्दों के आधार पर वो ज़मीन पर जाने वाले हैं। उनकी रिसर्च की टीम ने इस बात को साफ किया है कि ग्रामीण इलाकों से लेकर के हर जगह पर ज़मीनों की खरीद फरोख्त आम जनता के बीच में एक पॉजिटिव असर डाल सकती है, जो मुद्दा उपचुनाव में उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनौती ये है कि वो न सिर्फ अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखे, बल्कि अपने कोर वोट बैंक को भी अपने साथ लेकर चले। अब सवाल ये उठने लग गया है कि बहुजन समाज पार्टी की मुख्य विचारधारा से क्या लोग छिटक तो नहीं रहे हैं। साथ ही लोग अब ये भी मानने लग गए हैं कि जिस तरह से पार्टी चंदे पर चलती थी, अब पार्टी के पास वो चंदा भी नहीं आ रहा है।
सवाल यह भी है कि क्या बहुजन समाज पार्टी पुराने फॉर्मूले की तरफ लौटकर अपनी खोई हुई जमीन को पाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। बीते एक दशक में बहुजन समाज पार्टी ने कई सारे दिन देखे हैं। अपने खिसकते वोट के जनाधार को बचाने की चिंता में डूबी बहुजन समाज पार्टी के सामने कई तरह के संकट हैं। पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए बहुजन विचारधारा से जुड़े लोगों में भी बिखराव देखा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सबसे मजबूत पकड़ बामसेफ पर हुआ करती थी। अब तो खबरें ये हैं कि बामसेफ भी धीरे धीरे अपनी दशा और दिशा बदल रहा है। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी में लाखों की संख्या में लोग चंदा देने का काम करते थे। खबरों की माने तो चंदा भी तेजी से घटा है। बामसेफ को लेकर कि वो बिल्कुल किनारे चला जा रहा है, बीएसपी को छोड़ दे रहा है, लेकिन बामसेफ ने सपोर्ट किया था, चूँकि कांशीराम जी का वो मूल ऑर्गेनाइजेशन उनका बनाया हुआ था और एक मकसद था जो दलित अधिकारी अपने पदों पे हैं वो किस तरह से समाज को में अपना योगदान दें, बच्चों को शिक्षा बेहतर करने में मार्गदर्शन करें और एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम को भी वो बिल्ड करें। तो बामसेफ का बहुत ज़बरदस्त योगदान है राजनीति में। बीएसपी के जो वोट कम हुए हैं उसके कारण बीएसपी के भीतर हैं, ख़ासतौर पे बहुत महंगे खर्चीले टिकट होते हैं बहुजन समाज पार्टी के। माना जा रहा है कि उपचुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक कर छोटी छोटी सभाएं और समाज को एकजुट करने का संदेश देगी। इसके पीछे मकसद ये है कि पार्टी की नीतियों को जनता के बीच में लेकर जाया जाए। इन कार्यक्रमों में आए हुए लोगों को पार्टी के मुखिया का संदेश दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि पार्टी उनके लिए हर मोड़ पर लड़ाई लड़ रही है। साथ ही नेतृत्व के लोग भी लगातार उनके लिए लगे हुए हैं। ऐसे में बहुजन मूवमेंट को आर्थिक मदद भी इसी बहाने कराई जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी इससे अलग राय रखती है। हमको जोड़ना है संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के माध्यम से। हमारा ध्यान उस पर है। बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप सक्षम है इन सब चीज़ों की व्याख्या करने में कि लोग जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, या चंदा देने वाले साथ हैं कि नहीं हैं, टिकट वाले कैडर क्या कह रहा है। हमारा मन साफ है, हमारे हाथ खुले हुए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनका विश्वास संविधान में है, लोकतंत्र में है और सामाजिक न्याय में है, उन्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही पूर्ण, गैर संवैधानिक, संविधान विरोधी मानसिकता की सरकार का विरोध कर। एक जमाना था जब बामसेफ की एक आवाज उठते ही बहुजन विचारधारा के लोग एक जगह पर मुहिम चलाने के लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन पिछले कई चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन उनके सामने कई सारी चुनौतियां पेश करता रहा है, जिसमें आर्थिक कमजोरी भी एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्तारूढ़ रहने वाले दल यानी बहुजन समाज पार्टी के सामने कई सारी राजनीतिक चुनौतियां हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें या 2024 के लोकसभा चुनाव की बात, अपेक्षाकृत उनके पास बेहतर प्रदर्शन नहीं आया। उपचुनाव को लेकर बीएसपी मैदान में है, लेकिन उसके सामने समस्या यही है कि आने वाले दिनों में उसको अपने कोर वोटर को भी बचाना है। खबर यह भी है कि बामसेफ उनके साथ ज़्यादा मजबूती से खड़ा हुआ नज़र नहीं आता है। तो क्या उपचुनाव के बाद बामसेफ और आर्थिक मदद करने वाले लोगों को भी बहुजन समाज पार्टी साधेगी, वरना 2027 के चुनाव में भी उनके सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने जा रहे महाकुंभ से पहले पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने की चर्चाएं लगातार जारी है और इसी बीच अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट ने पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदल दिया है। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से जो कार्ड छपवाया गया है उसमें पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलकर नया नामकरण कर दिया गया है और इधर नाम बदलने पर सियासत भी शुरू हो गई है। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के बीच शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदले जाने की मांग तेजी से चल रही थी, जिसको देखते हुए अखाड़ों के साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदले जाने का समर्थन किया था।
इन सब के बीच श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने इस पर अमल भी कर दिया है। अखाड़ा की तरफ से छपवाए गए इस आमंत्रण पत्र में शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदलकर हिंदी का नया नाम कर दिया गया है। अखाड़े की तरफ से छपवाए गए कार्ड में शाही स्नान की जगह पर कुंभ अमृत स्नान और पेशवाई की जगह पर कुंभ मेला छावनी प्रवेश शोभा यात्रा लिखा गया है। शाही पेशवाई की जगह कुंभ मेला प्रवेश शोभा यात्रा किया गया है और शाही स्नानों की जगह प्रथम कुंभ अमृत स्नान, द्वितीय कुंभ अमृत स्नान और तृतीय कुंभ अमृत स्नान के नाम से अब की बार कार्डों में हमने छाप करके और सब जगह प्रेषित किया है, क्योंकि यही नाम हमको उचित लगे और इसी का विवरण हमारे पत्राचार में है। दरअसल महाकुंभ के दौरान अखाड़ों की पेशवाई और शाही स्नान शब्द सदियों से इस्तेमाल होते आए हैं। उनका कहना है कि पेशवाई और शाही स्नान जैसे शब्द गुलामी के प्रतीक प्रतीत रहे हैं। इसमें सीधे सीधे प्रथम कुंभ अमृत स्नान कर दिया है, द्वितीय कुंभ अमृत स्नान, तृतीय कुंभ अमृत स्नान। तो इससे क्या है कि यहाँ जो जहाँ जहाँ कुंभ लगते हैं वो अमृत उत्सव ही होता है। तो इसलिए इन स्नानों पे भी हमने जो नामांतरण किया है वो उसको ध्यान में रखते हुए किया है कि इनके संबोधन से ही पता लग जाता है कि हम किस लिए जा रहे हैं। कार्ड पर नाम छपने मात्र से ही सियासत शुरू हो गई है। मुस्लिम स्कॉलर से लेकर समाजवादी पार्टी तक इस पर निशाना साध रही है। एसपी तो इसके लिए बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ रही है। ये नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा गया पूरा वृत्तांत नजर आता है। मैं एक बात कहता हूँ, शाही शब्द हटा दोगे, राष्ट्रीय शब्द वहाँ लगा दोगे तो ठीक है। बहुत सारे ऐसी जातियाँ हैं, खासकर क्षत्रिय में, जो शाही लिखती हैं, तो क्या उन जातियों का नाम भी बदला जाएगा? शाही तक तो ठीक है, कुछ लोग शाह भी लिखते हैं, तो क्या उनका भी नाम बदला जाएगा? ये जो बदलने की प्रवृत्ति है, ये मेरे ख्याल से बीजेपी सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए ऐसा करती है। महाकुंभ में शाही स्नान होता था, तो शाही स्नान का नाम ये लोग बदल रहे हैं। क्या नाम रख रहे हैं शायद मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना सुनने में आया कि शाही स्नान, और दूसरा है पेशवा की जगह अमृत स्नान, शाही स्नान की जगह अमृत स्नान। अच्छी बात है। अभी कहाँ ये लोग, ये खुद ही जो है सबको खुश करने के लिए, तब मुगलों का दौर था तो मुगलों को खुश करने के लिए अपना नाम रख लेते थे, तरह तरह के नामकरण कर लेते थे। अब बीजेपी का दौर है तो बीजेपी को खुश करने के लिए ये लोग नामों के पीछे भाग रहे हैं। अभी कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने की मांग का मामला थमा नहीं था कि अब अखाड़े की तरफ से बांटे जा रहे आमंत्रण पत्र में शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदलने पर नई सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में भले ही उपचुनाव की तारीख बढ़ गई हो, लेकिन चुनावी अभियान अपनी तेजी पर है और इसी कड़ी में सियासी पार्टियों के नेता विवादित बयान भी दे रहे हैं। मामला चीर हरण, जालीदार टोपी और घर वापसी तक पहुंच गया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव का शोर है, ऐसे में बयानबाजियों का दौर जारी है। नेता अपने अपने हिसाब से सियासत को साधने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में एसपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान के चुनाव प्रचार के दौरान श्यामलाल ने आरोप लगाया कि चुनाव में बीजेपी हमारी बहनों की साड़ियां तक खींच लेती है। बीजेपी ने महाभारत वाला चीर हरण शुरू कर दिया है। जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख या कोई चुनाव हो, हमारे पर्चे छीन लिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं और हमारी बहनों की साड़ियां खींच ली जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के महाभारत वाला चीर हरण शुरू करते हैं। सब नामांकन में जाते हैं, कहीं ब्लॉक प्रमुख के लिए, जिला पंचायत के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए, तो हमारे पर्चे छीन लिए जाते हैं, फाड़ लिए जाते हैं, हमारी बहनों साड़ियां खींच ली जाती है। इसलिए संदेश अपने
वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि श्यामलाल की स्थिति समाजवादी पार्टी में शोपीस की है, सारे बयान तो अखिलेश यादव के होते हैं। समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की स्थिति शोपीस की है, सारे बयान और सारे प्लेटफॉर्म पर तो अखिलेश यादव स्वयं नजर आते हैं। तो अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए इस तरह की बयानबाजी श्यामलाल पाल कर रहे हैं। उनको ध्यान दिला देना चाहते हैं कि जिस मुरादाबाद में वो बोल रहे थे, उस मुरादाबाद से रामपुर तिराहा बहुत दूर नहीं है, जहां मुलायम सिंह यादव के इशारे पर उत्तराखंड की महिलाओं और बहनों के साथ बलात्कार हुआ था। और जिस पार्टी की राजनीति श्यामलाल जी आप कर रहे हैं, उस पार्टी के जो मेंटर हैं मुलायम सिंह यादव कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। उपचुनाव का दौर है तो नेताओं के पहनावे पर भी सियासत जारी है। अब मुरादाबाद की कुंदरकी से बीजेपी विधानसभा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह के जालीदार टोपी पहनने पर भी सियासत शुरू हो गई है। मुरादाबाद में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कुंदरकी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह को जालीदार टोपी इन दोनों खूब भा रही है। अगर धर्म परिवर्तन का इरादा है तो AIMIM के ऑफिस आकर घर वापसी करें। साइकिल पंचर है, कमल को भी कीचड़ में डाल दो। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये रामवीर सिंह, जिन्हें जाली वाली टोपी से भापरहेज इनके मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने दिन में 5 मरतबा जो चिल्ला चिल्ली होती थी, अजान होती थी, हमने बंद करा दिया और 5 साल में उसको मस्जिदों को भी बंद करा देंगे। जालीदार टोपी वालों से नफरत थी। अभी ये रामवीर सिंह को कौन सी मोहब्बत हो गई? ये हृदय परिवर्तन कर लिया क्या मानते हैं सर? ये कौन सी मस्जिद में जल्दी जाने वाले धर्म परिवर्तन करने के लिए? सर आप अपना MIM के दफ्तर में इनको भेजिए। अगर ये अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो आए, धर्म परिवर्तन करें, घर वापसी करें। वैसे तो उपचुनाव की तारीखों के बदलने से अभी थोड़ा समय और मिल गया है, लेकिन चुनाव प्रचार ने धार पकड़ ली है। सियासी पार्टियों की ये बयानबाजियां इसी कड़ी का हिस्सा मात्र हैं, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।